नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। सॉरी देखो आज थोड़ा हम डिस्कशन में लेट हो गए। एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत वैसे ही ढीली थी, तो आपको थोड़ा सा आज डिस्कशन में जोश भी रिलेटिवली कम मिलेगा। 3 इश्यूज़ आज हमको डिटेल से डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे नई फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कर्नाटक में अभी हिजाब वाली कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना, उस इशू से संबंधित है। और तीसरा यहाँ पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनटचेबिलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो आपको इतना तो पता है हमारे देश में पुराने समय में अनटचेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, कैसे अनटचेबिलिटी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता था? अगर आपको एग्जांपल्स लिखने हो तो क्या लिखोगे एग्जांपल्स के तौर पर? एग्जांपल्स देखो ये हैं, जैसे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे उनको जो पब्लिक रिसोर्स हैं, जैसे पब्लिक में कोई वेल है, क्रीमेशन ग्राउंड है, उनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। इवन कई बार तो जो पब्लिक रास्ते हैं उनका भी इस्तेमाल उन्हें नहीं करने दिया जाता था। अगर उनके सामने कोई हायर कास्ट का पर्सन आ जाए तो उन्हें अपने जो जूते चप्पल हैं वो हाथ में लेने पड़ते थे। एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, सेम बर्तन्स में खाना नहीं खा सकते थे। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलग से बर्तन होते थे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं अनटचेबिलिटी के। लेकिन अनटचेबिलिटी पे तो देखो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान डिबेट भी हुई अंबेडकर और गांधी के बीच में, और इवेंचुअली हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद जब संविधान बन रहा था ना, तो भी ये डिबेट चली थी, क्या अनटचेबिलिटी सिर्फ कास्ट बेस्ड है? क्या किसी और आइडेंटिटी के कारण अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस हमारे देश में नहीं किया जाता है? देखो जो प्रोविजंस संविधान में किए गए ना अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, मैं आपसे पूछता हूँ कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए? आपके मन में आएगा कि आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन देखो आर्टिकल 14, 15 जो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, ये भी तो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए ही है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी इक्वल हैं कानून के सामने। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता। तो ये भी अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए है। और आपको इतना भी पता है, देखो सिर्फ संविधान में लिखने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून भी बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हमारे देश में। कौन से कानून बनाए गए? ये देखिए आप, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया। महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बाइकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2016, ये 2016 में आया। तो मतलब संविधान में तो प्रोविजन है ही आर्टिकल 17 में, 14 में, 15 में, लेकिन उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून भी बनाए गए। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या आपके मन में ये क्वेश्चन भी कभी आया है कि वो लोग जिनके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग, वो इन प्रैक्टिसेस को मानते ही क्यों थे? जैसे चलते वक्त आपके सामने कोई हायर कास्ट का पर्सन आ गया तो आप अपने जूते चप्पल हाथ में ले लोगे, या फिर उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करोगे जिन रास्तों का इस्तेमाल सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोगों के द्वारा किया जाता है। मतलब सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा ये सब चीजें मानी ही क्यों जाती थी? मैं क्यों मानूं इन चीजों को? मतलब उनके मन में ऐसा क्यों नहीं आता था? देखो उनके मन में ना आता था कि हमें इन चीजों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो लोग जो इन चीजों को नहीं मानते थे ना, उनका सोशली और इकोनॉमिक ढंग से बाइकआउट हो जाता था। ये जो सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट की धमकी होती थी ना सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट, वो बाइकआउट की धमकी उन्हें मजबूर करती थी इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को मानने के लिए। क्योंकि गांव में देखो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग होते थे वो माइनॉरिटी में होते थे। अगर उनका बाइकआउट हो गया तो उनका जीवन यापन ही मुश्किल हो जाएगा, वो जी ही नहीं सकेंगे, उन्हें कोई सामान नहीं बेचेगा। अगर कोई भी सेरेमनी है परिवार से संबंधित तो उसमें कोई पंडित नहीं जाएगा, तो फिर उनको ये लगता है कि हमारा कोई काम पूरा ही नहीं हो सकेगा, शादी नहीं होगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
तो ये सोशल और बायकॉट की धमकी उन्हें मजबूर करती थी इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को मानने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये सब चीजें आज डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। देखो ये सब चीजें ना आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के ना एक गांव की वीडियो वायरल हुई जिसमें विलेजर्स शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं कि वो मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बायकॉट करेंगे, यानी मुस्लिम्स को ना कोई चीज़ बेचेंगे ना कोई खरीदेंगे। तो ये भी एक प्रकार की देखो अनटचेबिलिटी है। मतलब जो बायकॉट की धमकी है ये तो वही बात होगी ना जो पहले सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के साथ होता था कि आप सोशल या फिर इकोनॉमिक बायकॉट की धमकी देके किसी कम्युनिटी को झुकाने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब ये भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है तो क्या फिर क्वेश्चन ये उठ जाता है क्या इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं? तो इसका आंसर निकल के आता है नहीं। आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है ना वो तो देखो ओपन एंडेड है, लेकिन इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं ना जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये एट्रोसिटीज वाला एक्ट है 1989 का, ये तो सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हैं ना। धर्म बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, धर्म बेस्ड अनटचेबिलिटी को अगर प्रैक्टिस किया जाता है तो क्या हमारे देश में कोई कानून है? इसका आंसर है नो, कानून नहीं है। तो जिस प्रकार से पुराने समय में हमारे देश में कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था सोशल और इकोनॉमिक बायकॉट की धमकी देके, उसी प्रकार से कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम्स को बायकॉट किया जा रहा है। तो यह भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है, सोशल और इकोनॉमिक बायकॉट की धमकी देकर। तो इसको रोकने के लिए हमारे देश में पर्याप्त कानून होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जो मॉडर्न अनटचेबिलिटी है उसे एड्रेस किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कर्नाटक में उपजे हिजाब कंट्रोवर्सी के विवाद से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज प्रशासन ने इन 6 लड़कियों को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था इनको कॉलेज में एंटर करने से रोक दिया। कॉलेज प्रशासन का ये कहना था ये जो 6 लड़कियां हैं ये यूनिफॉर्म संबंधित जो कोड है उनका उल्लंघन कर रही हैं, इस वजह से हम आपको कॉलेज में एंटर नहीं होना दे सकते। हालांकि बाद में ये कॉलेज के गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी और फिर उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने ये कहा कि हम आपको कॉलेज में तो बैठने देंगे लेकिन क्लास नहीं लगाने देंगे अगर आप इस प्रकार से यूनिफॉर्म कोड का उल्लंघन करोगे। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है क्या ये आर्टिकल नंबर 25 यानी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन संबंधित फंडामेंटल राइट है क्या ये उसका उल्लंघन है या फिर नहीं है? मतलब इस प्रकार से इन लड़कियों को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है इनको कॉलेज एंटर करने से रोकना, क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या फिर नहीं है? जानने के लिए सबसे पहले तो देखो हम आर्टिकल 25 सेक्शन 1 देख लेते हैं। आर्टिकल 25 सेक्शन 1 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। ये देखो नेगेटिव लिबर्टी संबंधित कंसेप्ट है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब स्टेट ये इंश्योर करेगा कि कोई पर्सन जब अपना धर्म प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके धर्म को प्रैक्टिस करने संबंधित अधिकार में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन जैसे कि देखो सभी फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस दी गई हैं। स्टेट जो है वो इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ ग्राउंड्स पे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ और दूसरे स्टेट इंटरेस्ट। तो ये है आर्टिकल नंबर 25। अब यहां पर देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब इस प्रकार का कोई केस आता है ना कि जैसे हिजाब वाली कंट्रोवर्सी है, क्या ये आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन है हिजाब वाली लड़कियों को कॉलेज में एंटर करने से रोकना? तो ना इसमें यह देखा जाता है ये जो प्रैक्टिस है जिसको रोका जा रहा है क्या ये उस धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? अगर देखो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को रोका जाता है तो जाहिर तौर पर ये आर्टिकल नंबर 25 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई सिख पर्सन है, सिख स्टूडेंट है या फिर
सिख पब्लिक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उनको किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं दी जा सकती कि आप अपना सर कैसे ढकेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सिख धर्म में साफ तौर पर यह बोला गया है कि वो केस नहीं कटवा सकते। तो केस ना कटवाना सिख धर्म में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो अगर उनको रोका जाता है, पर्टिकुलर गाइडलाइन दी जाती है कि आप बाल कटवाइए या फिर सिर को ऐसे ढकिए, तो ये साफ तौर पर आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन होगा। लेकिन अब पैरेलली इसको आप कंपेयर कीजिए हिजाब कंट्रोवर्सी से। क्या हिजाब पहनना ये इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? अगर देखो ये इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो ये साफ तौर पर आर्टिकल 25 का वायलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हिजाब पहनना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि ये डिसाइड कौन करता है कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस ये किसी धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उस धर्म में बिल्कुल कोर की प्रैक्टिस है या फिर नहीं है? ये कौन डिसाइड करता है? पंडित डिसाइड करते हैं, मौलवी डिसाइड करते हैं, या फिर पाठी डिसाइड करते हैं? कौन डिसाइड करता है? आपकी तीनों गैस गलत है। ये डिसाइड किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा। हायर जुडिशरी का हमारे देश में क्रिटिसिज्म भी होता है कि भैया आपको कैसे पता लगेगा कि कोई प्रैक्टिस जो है वो किसी धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है। लेकिन हायर जुडिशरी हमारे देश में डिसाइड करती है। जैसे 2004 में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। आनंद मार्गा एक सेक्ट है, इस सेक्ट के लोगों के द्वारा ना तांडव डांस परफॉर्म किया जाता था पब्लिक स्ट्रीट्स में। उनको सरकार ने रोका तो उन्होंने कहा हमें आप रोक नहीं सकते, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ अपने धर्म को मान रहे हैं, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अरे भैया ये तांडव डांस परफॉर्म करना आपके सेक्ट की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ये नहीं परफॉर्म कर सकते। तो आपको अगर तांडव डांस सड़कों पर परफॉर्म करने से रोका जाता है तो ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आपके सेक्ट में तांडव डांस परफॉर्म करना ये बिल्कुल जरूरी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 2016 में एक वर्डिक्ट दिया था। एयरफोर्स में एक मुस्लिम एम्प्लॉय थे जो अपनी दाढ़ी लंबी रखना चाहते थे, लेकिन एयरफोर्स के रूल्स के अनुसार रेगुलेशन नंबर 425 ऑफ आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 के अनुसार आप लंबे बाल नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस आपके धर्म में फेस को सेव करने से या फिर बाल कटवाने से रोका गया है, जैसे कि सिख धर्म में रोका गया है, तो उनके लिए तो छूट है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच को यही डिसाइड करना था क्या इस्लाम में भी बाल कटवाने से दाढ़ी लंबी करने को कहा गया है या फिर सिर्फ ये डिजायरेबल है। एक होती है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, आप कर ही नहीं सकते, मतलब जैसे सिख धर्म में साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि आप बाल कटवा ही नहीं सकते। दूसरी तरफ एक होता है कि अगर आप बाल नहीं कटवाते हो तो डिजायरेबल है, अच्छी चीज है। तो उस समय ना सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खुर्शीद जो पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस के लीडर हैं, इनसे पूछा गया कि आप बताइए क्या इस्लाम में दाढ़ी लंबी रखना क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? तो इन्होंने ये कहा देखो इस मुद्दे पर ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, जिसमें से एक ये है अगर आप बियर्ड यानी दाढ़ी अगर रखते हो तो ये डिजायरेबल है, ये अच्छी चीज है। तो उस समय देखो सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच थी ना 2016 में, बेंच के सामने कोई इनफ एविडेंस नहीं प्रस्तुत किया जा सका कि बियर्ड रखना इस्लाम में बिल्कुल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इनफ एविडेंस जब नहीं प्रस्तुत किया जा सका तो फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने फैसला दिया उस मुस्लिम एयरफोर्स एम्प्लॉय के अगेंस्ट। कहा गया उनको यानी पिटिशनर को कि आपको एयरफोर्स के जो रूल्स हैं उनको मानना पड़ेगा। जैसे देखो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ना उडुपी में, उसके बाद कुछ हिंदू लड़के भी इस प्रकार से गले में स्कार्फ लपेट कर आने लगे। तो ये देखो हिंदू धर्म में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस प्रकार से गले में स्कार्फ लपेटना। तो ऐसे लड़कों को कॉलेज में एंटर करने से रोकना ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है,
क्योंकि गले में स्कार्फ लपेटना ये हिंदू धर्म में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो घूम फिर के जो बात है वो इसी पॉइंट पर आ जाती है, क्या हिजाब पहनना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड किया जाएगा हमारे देश में जुडिशरी के द्वारा, यानी हायर कोर्ट्स के द्वारा। जुडिशरी ये डिसाइड करेगी इस्लाम के जानकारों से कंसल्ट करने के बाद कि हिजाब जो है वो इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशंस में देखो हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, जैसे रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ था अफगानिस्तान के इशू पर। इसके अलावा हाल ही में 26 जनवरी के बाद इंडिया सेंट्रल एशिया इनाग्रल समिट ऑर्गेनाइज हुआ। मतलब कि पिछले कुछ महीनों में या फिर यूँ बोले सालों में इंडिया का जो इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ जानकार ये कहते हैं कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर इंडिया का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है। देखो आज के समय में ना सेंट्रल एशिया से अगर इंडिया ज़्यादा एंगेज करता है तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब आगे आगे आप जानोगे इस आर्टिकल में। देखो पहले ना अफगानिस्तान में यूएसए था, लेकिन अब अफगानिस्तान को छोड़कर यूएसए जा चुका है। तो सेंट्रल एशिया में ना यूएसए का जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था पहले की अपेक्षाकृत कम हुआ है। परंपरागत रूप से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है रशिया का, क्योंकि जैसा आपको पता है ये सारे देश पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे और रशिया भी यूएसएसआर का पार्ट था। तो जियोपॉलिटिकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस रशिया का रहा है, जबकि जियो इकोनॉमिकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है चाइना का। चाइना की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, चाइना का इस पूरे रीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। तो ना रशिया को भी ये लगता है कि इंडिया की फॉर्म में उन्हें एक नया पार्टनर मिल जाएगा यहाँ पे चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। अब आपको लगेगा रशिया को चाइना से किस प्रकार का खतरा? रशिया और चाइना तो दोस्त है ना। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, नेशनल इंटरेस्ट। तो रशिया के नेशनल इंटरेस्ट यही कहते हैं कि सेंट्रल एशिया रीजन में अगर हमारा इन्फ्लुएंस है तो हमारा ही रहे, कोई दूसरी पावर यहाँ पे ना आने पाए। तो इसलिए रशिया को ये लगता है इंडिया एक यूजफुल पार्टनर है इस रीजन में। इंडिया के साथ एंगेज करके रशिया जो है वो इस रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का सामना कर सकता है। और यूएसए के लिए भी देखो, वैसे तो इंडिया और रशिया की बढ़ती रिलेशनशिप यूएसए नहीं चाहेगा, लेकिन यूएसए इतना जरूर चाहेगा अगर इंडिया और रशिया मिलके चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं ना सेंट्रल एशिया में, तो यूएसए को लगेगा ठीक है, क्या दिक्कत है। क्योंकि आज के समय में ना यूएसए का बड़ा दुश्मन चाइना है, ना कि रशिया। और चाइना की अगर बात करें, क्या इंडिया और रशिया के बीच बढ़ती अच्छी रिलेशनशिप क्या ये चाइना के लिए कंसर्निंग चीज़ है? अभी तो नहीं है। अगर आज के समय में इंडिया और रशिया गहरे दोस्त होते हैं तो आज भी चाइना के लिए ये कंसर्निंग चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगी ना, फिर चाइना के लिए ये कंसर्निंग चीज़ हो जाएगी। और देखो इंडिया का सेंट्रल एशिया में जो एकदम से इंटरेस्ट बढ़ा है उसका रीज़न ये भी है, यहाँ पे इंडिया को डर है एक एक्सिस ना इमर्ज होके आ जाए, जिसमें देखो पाकिस्तान हो, चाइना हो, और अब अफगानिस्तान में तालिबान का जो रूल आ गया है प्लस में तालिबान हो, और अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी चाइना अपने पाले में कर लेता है, फिर तो देखो इंडिया का पूरा जो वेस्टर्न रीजन है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएगा। ये इंडिया कतई नहीं चाहता। इसलिए इंडिया चाहता है कम से कम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ वो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। इसके बाद लास्ट में बताया जाता है कि सेंट्रल एशिया के संदर्भ में इंडिया और रशिया आपस में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे देखो हाल ही में दोनों देशों ने, इंडिया और रशिया ने, नॉन पेपर एक्सचेंज किया था कि सेंट्रल एशिया में कैसे जॉइंट एंगेजमेंट को इंक्रीज़ किया जाए। जैसे देखो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ दोनों रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो नॉन पेपर एक्सचेंज था ना, उसमें ये बोला गया कि जॉइंट इंडो रशियन डिफेंस प्रोडक्शन की जाए। सेंट्रल एशियन रीजन में जो पुरानी यूएसएसआर के समय की फैक्ट्रीज है ना मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने की, वहाँ पर तो सेंट्रल एशियन
कंट्रीज़ की पुरानी फैक्ट्रीज़ में अगर डिफेंस प्रोडक्शन की जाएगी इंडिया और रशिया के द्वारा मिलके, तो वहाँ से जो मिलिट्री टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो ना सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की ज़रूरतों को पूरा करेंगे बल्कि इंडिया की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। इसके अलावा इस नॉन पेपर एक्सचेंज में ये भी एक्सप्लोर किया जाता है क्या इंडिया, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मिलके कोई जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सेंट्रल एशिया के मुद्दे पर ना इंडिया और रशिया के बीच रिलेशनशिप मजबूत हो रही है। शायद यही एक रीज़न है कि यूक्रेन के इशू पर और कजाकिस्तान के इशू पर इंडिया साइलेंट है। बट देखो, एक देश ऐसा है जो इंडिया के साथ होना चाहिए अगर सेंट्रल एशिया के रीजन में इंडिया अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाहता है, और वो देश है ईरान। सेंट्रल एशिया के साथ देखो हमारा एक्सेस हो सकता है ईरान के थ्रू। छबार पोर्ट से या तो इंडिया अपना सामान भेजे अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया में, या फिर ईरान से सीधा सेंट्रल एशिया में। अफगानिस्तान में चूंकि अभी तालिबान आ चुका है, तो सीधा ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इंडिया एक्सेस कर सकता है। बट ईरान ना इंडिया के साथ आएगा या फिर नहीं आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ईरान की न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ फिर से रिवाइव होगी या फिर नहीं होगी। अगर यूएसए को ये लगा कि ईरान हमारे साथ आना चाहिए चाइना का काउंटर करने के लिए, तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो है वो रिवाइव हो सकती है। तो फिर ईरान इंडिया के साथ भी दोस्ती मेंटेन करना चाहेगा। अदरवाइज तो फिर देखो, चूंकि इंडिया यूएसए के साथ है तो ईरान को भी दिक्कत है इंडिया से। तो ये पूरा कंसेप्ट है। इस प्रकार से आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।